Assalamualaikum dear students. आज के लेक्चर में हमने हेनरी द एट इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस्ड टिल हेनरी द सेवन्थ कि किस तरह से जो सिविल वॉर थी वो एंड की थी हेनरी द सेवन्थ ने, और फिर उसके बाद फिर हमारे पास हेनरी द एट आता है जिसकी रेन तकरीबन 1509 से लेकर 1547 तक होती है। अब यहाँ पर इंग्लैंड का जो लैंडस्केप था वो कम्प्लीटली चेंज हुआ था। इंग्लैंड की पॉलिटिक्स चेंज हुई थी। इंग्लैंड में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही थी, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, कल्चर भी चेंज हो रहा था, क्योंकि इट वाज द टाइम कि रेनेसांस भी आ चुका था। इट वाज द टाइम कि रिफॉर्मेशन भी हो रहा था। इट वाज द टाइम कि यहाँ पर ह्यूमनिज़्म के एलिमेंट्स भी हमें हमें देखने को मिलते हैं। इट वाज द टाइम ऑफ द रिवाइवल ऑफ लर्निंग। एक नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, एक नई सोसाइटी बन रही थी, बहुत सब कुछ हो रहा था, लेकिन हम उसको लेटरली बाद में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम ये जो 1 2 3 किंग्स है ड्यूरी डायनेस्टी में, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं जोकोबियन दौर तक शॉर्टली। तो फिर हम वापस आएंगे और इन बहुत सारे इवेंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। अब रिफॉर्मेशन जो सबसे अहम जो चीज़ें हो रही थी हेनरी द एट के दौर में, जिसमें हम रेनेसांस भी हम उसको उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, रेनेसांस मूवमेंट दौर को इंक्लूड कर सकते हैं, रिफॉर्मेशन मूवमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो हेनरी द सेवन्थ का जो दौर था वो 85 से हेनरी द सेवन्थ, इसका जो फादर था हेनरी सेवन्थ, अब उसका जो दौर था वो 85 से लेकर 509 तक था। ये इसका दौर था। उसके बाद क्योंकि उसने पहले क्या किए थे, जो नोबल्स थे, उसने एक तो हमने ये डिस्कस किया था कि उसने अपने नोबल्स खुद अपनी मर्जी के बनाए हुए थे, जो रह गए थे उसको उसने क्रश कर दिया था, क्योंकि नोबल्स ही वो लोग थे जो अपनी फ़ायदे के लिए, अपनी जेलसी की वजह से, अपनी व्यूज़ एंड विशेस की वजह से उसने पूरे कंट्री को क्या किया था, सिविल वॉर के एक दलदल में, कियोस में धकेल दिया था, जिसकी वजह से हेनरी द सेवन्थ ने उसको क्रश कर दिया था, उन नोबल्स को, उन सारे नोबल्स को। और क्योंकि वो नोबल्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने पैसे के पीछे भाग रहे थे, एंड दे वर थिंकिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। तो हेनरी द सेवन्थ ने बहुत सारी जो मैरिजेस थी वो किए थे। उसने पहले तो उसकी एक बेटी थी, उसकी एक डॉटर थी, मार्गरेट नाम था उसका, जिसकी शादी उसने किंग जेम्स द फोर्थ ऑफ स्कॉटलैंड से करवाई थी, और अपनी जो हेनरी द एट जो था उसकी शादी कैथरीन ऑफ एरागॉन से करवाई थी। तो यहाँ पर ये मैरिजेस जो थे इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था इंग्लैंड पर, फॉर रीचिंग कंसिक्वेंसेस थे, क्योंकि हेनरी द एट जो था वो अपनी स्पेनिश जो वाइफ थी, उसकी स्पेनिश वाइफ, हेनरी द जो अपनी स्पेनिश वाइफ थी, उसकी स्पेनिश वाइफ कैथरीन ऑफ एरागॉन, इससे तंग था, क्योंकि हेनरी द एट जो था वो मैरिजेस के हवाले से, शादियों पर भी मशहूर था कि ये वो किंग है जो सिर्फ शादियाँ ही करता है, बिकॉज ही मैरिड 6 टाइम। अब यहाँ पर कैथरीन ऑफ एरागॉन से इसलिए तंग था कि क्योंकि हेनरी द एट को मेल आयर की ज़रूरत थी, उसको डॉटर्स नहीं चाहिए थे, उसको मेल चाहिए था, ताकि वो कहता था कि वो फिर अपनी उसका जो थ्रोन है वो उसके लिए जोड़ सके, और इस तरह से जो उसकी जो लाइन है वो कंटिन्यू रहे। सो उसने क्या किया कि वहाँ पर एक और थी, एक ब्यूटीफुल लेडी जिसको एन एन बुलेन कहा गया था, और उसके साथ इसका अफेयर था, और इसके साथ ये शादी करना चाहता था। अब क्या किया कि यहाँ पर जो रिलीजन था, अभी भी फ़िलहाल वो कैथोलिक चर्च को ही फॉलो कर रहे थे, और पॉप जो था हर एक चीज़ में इंटरफेरेंस कर रहा था। अब हेनरी द एट ने क्या किया कि इसके पॉप को खत लिख दिया, और पॉप से उसने इजाज़त मांगी कि वो स्पेनिश वाइफ कैथरीन ऑफ एरागॉन को डाइवोर्स दे, लेकिन पॉप ने क्या किया था कि पॉप ने जो लेटर था उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया था। अब किस बिना पर उसने रिजेक्ट किया था, क्योंकि किंग ऑफ स्पेन जो था, the pope refused to grant the divorce because he could not afford
sought to offend the Charles the Fifth। अब यहाँ पर हम चार्ल्स द फिफ्थ की भी बात कर लेते हैं। चार्ल्स द फिफ्थ जो उस टाइम किंग ऑफ स्पेन था, किंग ऑफ स्पेन चार्ल्स द फिफ्थ किंग ऑफ स्पेन था और कैथरीन ऑफ एरागॉन उसकी डॉटर थी। एंड द एम्परर ऑफ जर्मनी जो था हु वाज कैथरीन नेफ्यू, एम्परर ऑफ जर्मनी भी कैथरीन का जो था वो नेफ्यू था। इस वजह से इसके साथ पोप के हाथ से अच्छे ताल्लुकात थे, तो पोप इन सब को ऑफेंड नहीं कर सकता था, नाराज़ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हेनरी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया। लेकिन क्या था कि हेनरी भी एक ज़बरदस्त किस्म का, स्ट्रॉन्ग किस्म का आदमी था, बोल्ड किस्म का आदमी था, हेड स्ट्रॉन्ग मैन था, एंड डिसाइडेड टू ब्रेक विद द पोप एंड गेट द डाइवोर्स इन हिज ओन कोर्ट। उसने अपनी एक कोर्ट बना दी कैथोलिक चर्च के साथ, उसने सब कुछ नाता तोड़ दिया और उसने अपनी बीवी को कैथरीन ऑफ एरागॉन को डाइवोर्स दी, और इस तरह से उन्होंने कैथोलिक चर्च को ही ख़त्म कर दिया और प्रोटेस्टेंट चर्च बना दी, एंग्लिकन चर्च बना दी। और वहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि अब चूँकि हेनरी द एट जो है, मतलब किंग ऑफ द इंग्लैंड विल बी द हेड ऑफ द स्टेट एंड विल बी द हेड ऑफ द चर्च होगा, ना कि हेड ऑफ द चर्च पोप होगा। उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया और इस मूव को पार्लियामेंट ने भी सपोर्ट किया। पार्लियामेंट सपोर्टेड हिम इन दिस मूव एंड पास्ट। वहाँ पर उन्होंने एक 1529 में एक एक्ट पास की पार्लियामेंट से, और इस एक्ट को कहा गया एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी कहा गया। और क्योंकि इस एक्ट की वजह से किंग को ये पावर मिल गया कि हेनरी विल बी द हेड ऑफ द चर्च इन इंग्लैंड एंड हेनरी विल बी द हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द स्टेट एज वेल। तो इस तरह से उनको ये पावर मिला था। और ही डिड नॉट चेंज हिज फेथ, ऑल्दो हेनरी द एट डिड नॉट चेंज हिज फेथ, बट वो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहा था ओपनली, और उसने प्रोटेस्टेंट्स को बहुत ही फेवर किया। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देख लेते हैं, सो ही बर्नड एट द स्टेक, कि वो जो था वो अभी भी अभी भी नॉमिनली वो कैथोलिक ही था, लेकिन फिर भी वो प्रोटेस्टेंट लेकर आया इंग्लैंड में। और क्योंकि बैकग्राउंड ऑलरेडी एरास्मस और थॉमस मोर यूट्यूब और बहुत सारे और भी राइटर्स थे कि जिन्होंने किंग आर्थर भी था, मार्टिन लूथर भी था, बहुत सारे थे जिन्होंने ऑलरेडी रेवोल्यूशन रिफॉर्मेशन में बहुत सारा काम किया था। तो किंग हेनरी द एट के लिए आसान था रोमन कैथोलिक के साथ सब कुछ तोड़ना और रोमन कैथोलिक चर्च को ही ख़त्म करना, तो इस वजह से ये मूव उसके लिए बहुत ही आसान था। हेनरी क्या किया था कि उसने मोनेस्ट्रीज जो थे उसको डिसॉल्व कर दिया। ही डिसॉल्व द मोनेस्ट्रीज, ही डिसॉल्व द मोनेस्ट्रीज, उसने सारे मोनेस्ट्रीज को डिसॉल्व कर दिया था। और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने स्कूल्स बना दिए थे, कॉलेजेस बना दिए, और यहाँ पर जो लैंड था ही शेयर्ड द लैंड, क्योंकि यहाँ पर मोनेस्ट्रीज ने बहुत सारा लैंड कैप्चर किया हुआ था, और ये वास्ट लैंड जो था और प्रॉपर्टी जो थी इसने नोबल्स में तकसीम कर दिया था, वहाँ पर उसने डिवाइड किया था। इसलिए जो नोबल्स थे देयरफॉर सपोर्टेड द रिफॉर्मेशन, उन्होंने भी रिफॉर्मेशन को सपोर्ट किया। एंड दे डिड नॉट वांट रोमन कैथोलिक कैथोलिसिज्म, दे डिड नॉट वांट टू द रोमन कैथोलिसिज्म टू कम बैक, बिकॉज दे वर फेयरिंग फॉर द लूजिंग ऑफ मोनेस्टिक लैंड, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अगर दोबारा से रोमन कैथोलिक आ गए तो यहाँ पर उनको जो लैंड्स मिला है वो दोबारा उनसे ले लिया जाएगा। तो इसलिए नोबल्स जो थे वो रोमन कैथोलिक को कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो एक और भी यहाँ पर रिफॉर्मेशन में एक और भी बहुत मेजर इवेंट होता है, और उसको हम बाइबल ऑफ मील्स के नाम से जानते हैं, कि यहाँ पर बाइबल की ट्रांसलेशंस भी होती है, और कॉपीज ऑफ द बाइबल वर ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन द चर्चेस एंड सून आफ्टर एनीवन कुड पास अ बाइबल। तो यहाँ पर ये भी एक मेजर थीम है, लेकिन इसको हम फिर बाद में किसी और, जब हम लिटरेचर को डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो अहम चीज़ है हेनरी द एट उसके 3 चाइल्ड से, जिसमें सबसे पहले जो कैथरीन ऑफ एरागॉन से मैरी, और एन बोलेन से एलिज़ाबेथ,
एलिज़ाबेथ और जो थर्ड शादी उसने की थी वहाँ से उसको जिसका नाम था उस थर्ड वाइफ का नाम जेन सी जेन सियमोर था और वहाँ से उसको एडवर्ड उसका बेटा जो था एडवर्ड वो पैदा हुआ था। अब यहाँ पर हेनरी जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर सक्सेशन किसके पास चली जाती है एडवर्ड और यहाँ पर 47 से लेकर 53 तक एडवर्ड द किंग बन जाता है। एडवर्ड द सिक्स्थ किंग बन जाता है, किंग ऑफ द इंग्लैंड। बहुत ही कम उम्र होती है उसको और ये थ्रोन पर ही वो थ्रोन संभाल लेता है। ऑल्दो ही वाज अ वेरी वीक और अक्सर औकात ये बीमार रहता है तो इस वजह से ये ही वाज द पपेट ऑफ द नोबल्स, ये नोबल्स के हाथों में खेलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ही वाज ओनली अ बॉय 9 ईयर ओल्ड एंड द किंगडम वाज लुक्ड आफ्टर बाय द हम रीजेंट जो नोबल्स थे या जो रीजेंट्स थे जो उसके साथ रहते थे उसके हाथों में जो थ्रोन था वो चला गया था। So they pushed the reformation further, but in a hasty way, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग थे उनके दरमियान जो डिस्ट्रस पैदा हो रहा था। तो मतलब ऑल टुगेदर अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करते तो एडवर्ड द सिक्स जो था वो एक कमज़ोर किंग था और वो थ्रोन को नहीं संभाल सकता था। इसलिए मेरी जो उसकी जो डॉटर थी, जो एल्डेस्ट डॉटर थी हेनरी द एट की, वो पावर में आ जाती है 1503 से 58 तक, जिसको ब्लडी मैरी भी कहा जाता था। और ये ब्लडी मैरी क्योंकि इसकी माँ जो थी, इसकी मदर जो थी स्पेन थी और स्पेन में अभी भी कैथोलिक था तो ये भी कैथोलिक थी। अब यहाँ पर आने के बाद इसको ब्लडी मैरी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि उसने जो प्रोटेस्टेंट थे उसको ज़िंदा जला दिया था। तकरीबन अबव 300 लोगों को इसने जला दिया था। और लाइक हर मदर शी वाज आल्सो कैथोलिक एंड एटलीस्ट हाफ हाफ स्पेनियार्ड्स, क्योंकि इसके माँ का ताल्लुक स्पेन से था तो इसको स्पेनियार्ड भी कहा जाता था। शी मैरिड हर कज़न, उसने अपनी कज़न से शादी की थी जिसका नाम था फिलिप जो फिलिप द सेकेंड। और फिलिप द सेकेंड द किंग ऑफ द स्पेन बना था एंड अटेम्प्टेड टू रिस्टोर द रोमन कैथोलिक रिलीजन इन इंग्लैंड। लेकिन प्रोटेस्टेंट जो थे और प्रोटेस्टेंट को उसने प्रोटेस्टेंट वर बर्न उनको ज़िंदा जला दिया था। और अबाउट 300 पीपल जिसमें से बिशप्स भी थे, जिसमें से रिलीजियस क्लास के लोग भी शामिल थे, तो उनको उन्होंने जो बाद में इंग्लैंड में उनको शहीद मार्टिर का दर्जा दे दिया गया था। सो ऑन द अकाउंट ऑफ द क्रुएलिटी शी इज़ नोन इन द हिस्ट्री द ब्लडी मैरी इसको कहा गया था। बट शी डिड नॉट सक्सीडेड बिकॉज दिस क्रुएलिटी एंड दिस एट्रॉसिटी जो उसने लोगों पर डाली थी, तो इसकी वजह से लोग जो थे इसके अगेंस्ट थे एंड पीपल डिड नॉट सपोर्ट हर। तो इसको थ्रोन से हटा दिया गया था। और यहाँ पर फिर एलिज़ाबेथ का दौर शुरू होता है और ये वो दौर था जिसकी वजह से इंग्लैंड आज इतनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि ये एज ऑफ स्टेबिलिटी भी हम इसको कह सकते हैं। एक दो इवेंट्स के अलावा, स्पेनिश आर्मेडा के अलावा, और बाकी इसमें कुछ ऐसे वॉर्स वगैरह नहीं थे, बल्कि इंटायर जो फोकस था वो इंग्लैंड की तरक्की पर चला गया था। तो यहाँ पर एलिज़ाबेथ के आने के बाद प्रोटेस्टेंट रिलीजन को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया था। और क्योंकि ये कोई पागल नहीं थी, ये एक शी वॉज आल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ द इंग्लैंड। शी वॉज नॉट द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड, शी वॉज आल्सो द किंग ऑफ द इंग्लैंड बिकॉज शी वॉज नॉट अ फैनेटिक। वो कोई पागल नहीं थी। शी डिड नॉट केयर व्हाट पीपल बिलीव्ड। उसके पास अपनी वो खुद अपनी डिसीजन ले सकती थी और उसने इंग्लैंड को डूबते इंग्लैंड को उसने किनारे पर लेकर आई थी। सो ऑल शी वांटेड वाज दैट दे शुड एक्नॉलेज हर एज द हेड ऑफ द नेशनल चर्च एंड शुड गो अबाउट द वर्क एंड वर्शिप पीसफुली। बिकॉज उसने क्लियरली कहा था कि जो रिलीजन है वो हर एक इंडिविजुअल का पर्सनल मैटर है। तो पर्सनल मैटर को मैं अपने नेशनल जो इंग्लैंड या जो स्टेट अफेयर में, जिसमें मैं यहाँ पर मैं इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूँगी।
थी। सो बट द रिलीजियस ट्रबल जो था डिड नॉट कम टू द एंड, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम प्रोटेस्टेंटिज्म भी के साथ साथ प्योरिटन्स भी आते हैं हु डिड नॉट बिलीव दैट द चर्च नीडेड एनी हेड एंड तो ये सारी चीज़ें फिर हम जोकोबियन एज में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑल टुगेदर अगर हम एलिज़ाबेथ एज को देखते हैं तो एलिज़ाबेथ एज जो था उसमें फिर हमारे पास जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेता है, लिटरेचर फ्लरिश करता है। सिर्फ पोइट्री में नहीं, ड्रामा भी हमें देखने को मिलते हैं, प्रोज वर्क भी हमें मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी और लोग आज़ाद थे और पीपल वर लॉयल टू द क्वीन एज वेल। तो ये जो था और इसके बाद हेनरी एलिज़ाबेथ के पास जो फिर जब जब नेक्स्ट किंग आता है उसको जेम्स फर्स्ट इन इंग्लैंड, इसको जेम्स फर्स्ट इन इंग्लैंड कहा गया, जेम्स फर्स्ट इन इंग्लैंड एंड ही वाज जेम्स फोर्थ इन स्कॉटलैंड, जेम्स फोर्थ इन स्कॉटलैंड में ये जेम्स फोर्थ था। तो फिर हम इसके साथ भी यहाँ पर जोकोबियन जेम्स फर्स्ट के साथ इंग्लैंड में जोकोबियन दो ट्यूडर डायनेस्टी एंड हो जाती है एलिज़ाबेथ, क्योंकि एलिज़ाबेथ जो थी वो अनमैरिड थी, वो थ्रू आउट हर लाइफ उसने शादी नहीं की एंड उसके अपना कोई हायर नहीं था और उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी कि जिसके पास फिर क्राउन चला जाता, क्राउन ऑफ द इंग्लैंड वो संभाल लेता। इसलिए किंग जेम्स जो था उसका ब्लड लाइन में आता था, इसलिए वो किंग ऑफ द इंग्लैंड बन गया और इस तरह से जोकोबियन दौर फिर शुरू हो जाता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।